सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं शब्दों के बारे में, क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा में, व्याकरण में हम इनका प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3, शब्द विचार। वाक्य सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं, अतः शब्द ही भाषा की वास्तविक संपदा होते हैं। हम वाक्यों की रचना कैसे करते हैं? शब्दों को मिलाकर हम वाक्य बनाते हैं, और वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों का सार्थक होना जरूरी है, यानी कि उनका कोई अर्थ हो, तभी वाक्य बनेंगे और तभी वाक्यों से भाषा का निर्माण होगा। तो इसीलिए शब्दों को असली, जो हम कह सकते हैं संपदा, संपदा मतलब धन कि मेन, जो अगर हम कहें भाषा का जो वास्तविक जो धन है, अगर हम कह सकते हैं धन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाषा शब्दों के बिना अधूरी है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण भाग है शब्द भाषा का। निम्न को देखिए, पढ़िए और समझिए। हाथी, बादल, किताब, कमल। चित्रों के नीचे दिए गए शब्द विभिन्न वर्णों के मेल से बने हैं। पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इन शब्दों को बनाया गया है वर्णों से। शब्द, और यहाँ पर जोन जोन से वर्ण आए हैं उनके बारे में। हाथी है जैसे हा जमा आ जमा था जमा ई। बादल, बा जमा, बादल का क्या होगा बच्चों? बा जमा आ जमा द जमा अ जमा ल जमा आ, बादल। यहाँ पर फिर से दिया गया है दो और शब्द हैं। किताब, का जमा ई जमा त जमा अ जमा ब जमा अ, किताब। कमल में का जमा अ जमा म जमा अ जमा ल जमा अ। तो यहाँ पर इन वर्णों को मिलाकर शब्दों की रचना की गई है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है, क्योंकि अगर अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द कहलाएगा ही नहीं, इसलिए हर शब्द का एक अर्थ होता है। ये सभी सार्थक शब्द हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्ण कुछ निश्चित अर्थ देते हैं तो उनको उनको शब्द कहते हैं, जैसे हाथी, बादल, किताब, कमल। तो जितने भी अभी हमने वर्णों को ऊपर देखा, सब सार्थक शब्द हैं, क्योंकि हर किसी शब्द का एक अर्थ निकल रहा है। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक निश्चित अर्थ देते हैं, एक उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो वो कहलाते हैं शब्द। जैसे हमने यहाँ पर हाथी, बादल, किताब, कमल को पढ़ा। यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं होता तो वर्णों के मेल को शब्द नहीं कहते। इन वर्णों से बने शब्दों को देखिए, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे थिया, लदबा, बताकी, लमक। अतः थिया, लदबा, बताकी, लमक नाम की कोई वस्तु नहीं है, अतः ये शब्द नहीं है। तो बच्चों, शब्द कहलाने के लिए वर्णों का सही क्रम में व्यवस्थित होना भी आवश्यक है, वर्णों का सही मेल होना आवश्यक है, तभी अर्थ निकलेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हमने जो ऊपर वर्ण दिए थे उनके हम क्रमों को बदल देते हैं, उलट पुलट क्रम कर देते हैं, तो जो उनसे बनेंगे शब्द थिया, लदबा, बताकी, लमक, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और ये शब्द नहीं कहलाएंगे। परिभाषाएं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आप याद करेंगे। सार्थक शब्दों के बारे में हम पढ़ रहे हैं बच्चों। वह वर्ण समूह जो किसी अर्थ को प्रकट करता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे लड़की, हवा, पर्वत आदि। जो वर्णों का ऐसा समूह जो अर्थ, जिसका अर्थ हो वो सार्थक है, जैसे लड़की, हवा, पर्वत। और निरर्थक शब्द, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता परंतु बातचीत में अन्य शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब जिनका अर्थ तो नहीं होता, लेकिन कई बार हम इनका प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ कर लेते हैं, निरर्थक शब्द हैं। जैसे हम देखें, चाय के साथ वाय, ठीक है, वाय क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा, चाय सार्थक हो जाएगा। अब आता है शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ठीक है, एक एक वर्गीकरण पढ़ते जाएंगे। 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है शब्दों का। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 5 भेद माने गए हैं। कि उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण है और 5 भेद है शब्दों के। पहले होते तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, सूर्य, कर्ण आदि, ये क्या है? हमारे तत्सम है। तो बच्चों, तत्सम शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं
जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जो ये संस्कृत भाषा के हैं ना, और हमने उसी रूप में हिंदी में भी अपना लिया। जैसे संस्कृत में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी में होते हैं। तो अग्नि, सूर्य, कर्ण इसके उदाहरण हैं। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे तद्भव शब्द। तत्सम शब्दों के कुछ बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं, जैसे आग, सूरज, कान आदि। मतलब ये भी संस्कृत भाषा के ही हैं, लेकिन इनको हमने कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में अपना लिया है। तो यहाँ पर बच्चों तत्सम और तद्भव शब्दों की तालिका दी गई है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। तत्सम, तद्भव शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, पढ़ेंगे। पहला है हमारा क्या, रात्रि। रात्रि का हो जाएगा रात, गृही, घर, मयूर, मोर। चतुर्थ, चार, गंधर्व, गधा, चर्म, चमड़ा। उज्जवल, उजला, घृत, घी। नेक्स्ट है श्रावण। श्रावण का सावन, कर्ण, कान, घट, घड़ा। भ्रमर, भवरा, शाक, साग। भ्राता, भाई। नेक्स्ट है भगिनी। भगिनी बहन। हस्त, हाथ। निद्रा, नींद। उच्च, ऊंचा। फिर उसके बाद हास्य, हंसी। बाहु, बाह। नासिका, नाक। चंद्र, चांद। चैत्र, चैत। जंगा, जांग। काक, कोआ। कपोत, कबूतर। अश्व, घोड़ा। कच्छप, कछुआ। फिर आता है अंगुष्ठ, अंगूठा। आम्र, आम। स्टिका, ईंट। व्याघ्र, बाघ। उल्लुक, उल्लू। चूर्ण, चूरन। भिक्षा, भीख। ग्रंथि, गांठ। कृषक, किसान। कुंभकार, कुम्हार। कूप, कुआ। अक्षी, आंख। अष्ट, आठ। और अध्यय, अध्यय या फिर हम अध्यय कहते हैं इसको, आज। ठीक है। अगला हमारा भेद है देशज शब्द। स्थानीय बोलियों से मानक हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है, जैसे पगड़ी, खिचड़ी, पापड़, पटाखा, विकार, पैसा आदि। यानी कि ये शब्द हमारी हिंदी भाषा की जो विभिन्न प्रकार की जो बोलियां हैं उससे हमारी भाषा में आ गए हैं, ये हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए इनको देशज कहा जाता है। पगड़ी, खिचड़ी, पापड़, पटाखा, विकार इसके हमारे उदाहरण हो गए। अब आता है विदेशी शब्द। नाम से स्पष्ट है, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो विदेशी भाषाओं में प्रयोग होते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये विदेशी भाषा के शब्द है और किसी कारण से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं, हिंदी भाषा में सम्मिलित हो गए हैं, जैसे कैंची, अलमारी आदि उदाहरण है। फिर आता है मिश्रित शब्द। ये हमारा पांचवा भेद है। जिन शब्दों का आधा भाग एक भाषा से और आधा भाग दूसरी भाषा के योग से बना हो उन्हें मिश्रित या संकर शब्द कहते हैं। संकर, ठीक है। जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी। ठीक है, दो भाषाओं के शब्द इसमें आपस में जुड़े रहते हैं। एक जैसे हमने रेलगाड़ी पढ़ा तो रेल अंग्रेजी भाषा को हो गया और गाड़ी हिंदी भाषा को हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब हमारा अगला वर्गीकरण है रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद है, तीन प्रकार है। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब हम इनके टुकड़े करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इसलिए हम इनके टुकड़े ही नहीं कर सकते। अर्थ वाले हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। ये एक अपने ही अर्थ को ये बताते हैं, एक अर्थ के लिए ये रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे नदी, पत्थर, चिड़िया, मेज आदि हमारे उदाहरण है रूढ़ शब्दों के। फिर आते यौगिक शब्द। नाम से स्पष्ट है, जोड़ से बने हुए शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं, दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्दों को मिलाकर इनकी रचना होती है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय में हिम जमा आल्य, हिम का भी अर्थ है और आल्य का भी अर्थ है और दोनों को मिलाकर बनाए हिमालय। फिर आता है योगरूढ़ शब्द। यौगिक शब्द जब किसी विशेष अर्थ में प्रयोग होने लगते हैं तो योगरूढ़ कहलाते हैं। यानी कि बने तो ये दो या दो से ज्यादा शब्दों के योग से ही है, लेकिन ये अपने अर्थ को न बताकर कोई विशेष अर्थ को बताते हैं, तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। जैसे उदाहरण क्या है इसका, दशानन।
10 मुख वाला अर्थात रावण। ठीक है, 10 मुख वाला हो गया दशानन का तो, लेकिन ये इस वाला अर्थ को नहीं माना जाता, दशानन रावण के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही निशाचर अर्थ होता है रात में घूमने वाला, लेकिन प्रयोग किसके लिए होता है, अर्थात राक्षस, राक्षस के लिए हम प्रयोग करते हैं निशाचर को। अब आता है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा हमारा वर्गीकरण है। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक है एकार्थी शब्द और दूसरे है अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकार्थी। वे शब्द जो सदा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं एकार्थी कहलाते हैं, जिनका एक ही अर्थ हो, जैसे कागज, गमला, हवा आदि। अनेकार्थी शब्द होते हैं, भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उत्तर के दो अर्थ है, दिशा विशेष और जवाब। इसी प्रकार हार के दो अर्थ है, पराजय और आभूषण आदि। मतलब जिनके एक से ज्यादा अर्थ हो वो अनेकार्थी है। बच्चों, इसी में ही अर्थ के आधार पर वर्गीकरण में एक और इसका भेद दिया गया है, जिसको हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो लगभग समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जो एक जैसे अर्थ प्रकट करें पर्यायवाची कहलाएंगे। जैसे सूर्य, सूर्य को हम क्या क्या कह सकते हैं, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, तो एक जैसे अर्थ होते हैं दिनकर के और दिवाकर के, तो ये पर्यायवाची में आएंगे। अब हमारा अगला वर्गीकरण है प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करना है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है। वाक्यों में प्रयोग करने पर प्राय शब्दों के रूप में परिवर्तन आ जाता है, जैसे लड़का, लड़कों आदि। इस परिवर्तन को विकार की संज्ञा दी जाती है। कुछ शब्दों जैसे आज, धीरे, तेज, कल आदि में किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो पाता, ऐसे अपरिवर्तनीय शब्द अविकारी होते हैं। तो इसीलिए रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने बताया है कि एक तो हम ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम वाक्य में जब प्रयोग करते हैं उनका रूप बदल जाता है, वाक्य के हिसाब से अपने रूप को परिवर्तन करते हैं, लिंग वचन काल के कारण परिवर्तन आता है। लेकिन कुछ शब्द बच्चों ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आता, किसी चीज का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी आधार पर दो भेद है इसके, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले विकारी शब्द, वाक्यों में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाए लिंग वचन काल के कारण वो विकारी हैं। जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कों को खाना दो। तो यहाँ पर वचन के आधार पर जो परिवर्तन आया ना, पहला एक वचन है लड़का पढ़ रहा है, फिर बहुवचन हुआ लड़के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे लड़कों को खाना दो, तो परिवर्तन हो रहा है। इन वाक्यों में लड़का शब्द का रूप बदल गया है, अर्थात उसमें विकार आ गया है, इसीलिए विकारी में आएगा। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आता है विकारी शब्द। वाक्य में प्रयोग होने पर जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन ये अपने उसी रूप में रहते हैं। जैसे वह कब जाएगा, जाएगी, उसके पास जाओ, झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर जो है कब, पास, मत, ये सारे हमारे अविकारी के उदाहरण हैं। कब, मत, पास आदि शब्द के रूप में कोई विकार नहीं होता। विकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं, मतलब इनको हम किसी भी स्थिति में रखें। जैसे वह कब जाएगी, अगर हम करते वह कब जाएगा, क्रिया में परिवर्तन हुआ ना लिंग के हिसाब से, लेकिन इसमें नहीं होगा। तो ये हमारे अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। ये भी बच्चों चार होते, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। एक बार फिर से जो भी हमने पढ़ा है दोहरा लेते हैं। वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। शब्दों को चार आधारों में रखा गया है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। वे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष तथा काल के कारण बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य, क्या पढ़ा क्या सीखा के अंतर्गत। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो हमें उचित शब्दों से इसे भरना है, रिक्त स्थानों को करते हैं। शब्दों के समूह को क्या कहते हैं हम, वाक्य, और वर्णों के समूह को शब्द। शब्दों को चार आधारों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं,
जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक निरर्थक शब्द कहे जाते हैं, जिनका अर्थ ना हो। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखो। तो चलिए करते हैं। तद्भव के हमें तत्सम लिखने हैं। खेत, क्षेत्र, घी, घृत, बहु, वधु, वधु, आग, अग्नि, पंख, पक्ष, आंख, अक्षी। ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से निरर्थक शब्द छाट कर लिखो। तो निरर्थक हमें छाटने हैं। चाय वाय में वाय, दौड़ना वौड़ना में वौड़ना, पानी वानी में वानी, लड़की वड़की में वड़की, खाना वाना में वाना, और दुकान बुकान में बुकान। हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से देशज और विदेशी शब्द छाट कर लिखो। तो चलिए करते हैं। खटिया, यहाँ पे ये दे रखा है ना, इसमें से देशज हो गया, खटिया देशज। फिर है लोटा, ये भी देशज। पतीला भी, डॉक्टर विदेशी। नेक्स्ट है क्लर्क, ये भी विदेशी। लीची, ये भी विदेशी है हमारा। चाय भी विदेशी शब्द है। आजाद भी विदेशी शब्द है बच्चों, फारसी भाषा का है। फौज, ये भी विदेशी है। पगड़ी, ये हमारा देशज है। झोला देशज है। उसके बाद घाघरा, ये हमारा देशज है। और रोटी, ये भी हमारा देशज शब्द है। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं कर लेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से शब्दों के विषय में जाना कि किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है, किस प्रकार से शब्दों की रचना होती है। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तद्भव और तत्सम की जो तालिका दी गई है उसको याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।